नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका इस अपने YouTube चैनल लर्नर बीट पे। मैं हूं आपका भाई सुमित सरदेसाई। आ गया हूं एक नए वीडियो एक नए अपडेट के साथ। दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में प्रॉमिस करा था कि आप सब के लिए CBSE टर्म 2 का जो सिलेबस होगा, कंप्लीट सिलेबस टर्म 2 का, वो मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, तो ये मेरा पहला वीडियो है जो कि आप देख सकते हैं कि ये इकोनॉमिक्स चैप्टर से है, चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट। तो टर्म 2 की अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की, तो टर्म 2 के लिए चैप्टर नंबर 3 जो होता है वो सिलेबस का पहला चैप्टर है। तो हम लोग इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे, मनी एंड क्रेडिट से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हुए और फिर फर्दर जो नेक्स्ट सब्जेक्ट्स है उसके तरफ मूव करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मनी एंड क्रेडिट को हम लोग स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि मनी एंड क्रेडिट क्या है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, मनी को किसी भी गुड्स को अगर आप परचेज करते हैं तो उसके लिए मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना गया है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे थोड़ी चीज़ें बता दूँ कि अभी के समय में अगर देखें तो कोई भी गुड्स अगर आप परचेज़ करते हैं तो वो परचेज़ करने के लिए आपके पास अगर मनी है, पैसा है, तो आप आसानी से किसी भी गुड्स को क्या कर सकते हैं, आप परचेज़ कर सकते हैं। तो जो आप गुड्स परचेज़ करते हैं, है ना, उसको अगर हम बोले कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स की अगर मैं बात करूँ, एक्सचेंज ऑफ गुड्स की बात करूँ, तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स जो होगा किसके द्वारा किसके साथ होगा, तो मनी के साथ होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं कि मनी एंड क्रेडिट जो चैप्टर है इसमें आपको क्या बताने की कोशिश करी जा रही है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि ये जो आपको जो डिटेल सिलेबस के जो वीडियो हैं क्लास 10 के लिए, उसके नोटिफिकेशन जो है आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। जब भी मैं वीडियो इस तरह के अपलोड करूं, आप तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप अपने सिलेबस को जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द यूज ऑफ मनी स्पैन अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। Look around you and you would easily to be able to identify several transactions involving money in any single day। देखो दोस्तों, क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, आप जरा समझ लीजिए कि द यूज ऑफ मनी स्पैन अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। हम अपने दिन में, मतलब अपने लाइफ में पूरे दिन में जो चीज़ें भी हम करते हैं उनमें अगर मैं मनी के रोल की बेसिकली बात करूं, तो मनी जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से आप अपने लाइफ में, डेली लाइफ में ज़रूर से ज़रूर किसी ना किसी रूप में खर्च करते हैं। तो आप देख रहे हैं क्या लिख रहा है साथ साथ कि लुक अराउंड यू एंड यू वुड ईजली टू बी एबल आइडेंटिफाई सेवरल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग मनी इन अ सिंगल डे। आप अगर आसपास अपने आसपास अगर नज़र उठाकर देखें तो पूरे दिन में कुछ ना कुछ जो है ट्रांजैक्शन होते रहते हैं, और वो जो ट्रांजैक्शन बेसिकली होते हैं वो ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो मनी के रूप में होते हैं। ठीक है, मनी के रूप में होते हैं, मनी के लिए होते हैं। यानी कि मैं सिंपल सा कह दूं कि जो भी आप, जैसे मान के चलो कोई गुड्स परचेज कर रहे हो, तो गुड्स परचेज अगर करने जाते हो तो जो सेलर होता है, सेल करता है, वो आपसे मनी का डिमांड करता है ना कि यानी कि मान के चलो कि तुम कुछ क्लोथ्स वगैरह जैसे मान के चलो खरीदने जा रहे हो, गए हो, जीन्स खरीदते हो, और जीन्स का प्राइस अगर मान के चलो वहाँ पे बोलता है तुम्हें 1000, तो आप 1000 यानी कि मनी टर्म में 1000 रुपीज़ आप उनको पे करते हो और अपने जो जीन्स है उसे आप परचेज करके लेके चले जाते हो। ठीक है, चलो आगे देखो क्या कहते हैं, कैन यू मेक अ लिस्ट दिस इन मेनी ऑफ दिस ट्रांजेक्शन गुड्स आर बींग बॉट एंड सोल्ड विद द यूज ऑफ मनी। ठीक है, आप देखते हैं क्या कह रहा है
कह रहा है कि क्या एक इस तरह के कोई लिस्ट बना सकते हो आप, जो जैसे मान के चलो थोड़ी देर पहले आपको कहा कि कुछ ऐसे सेवरल ट्रांजेक्शन जो है आप अपने आसपास रोज़ देखने को मिलता है आपको, तो कह रहा है कि इस तरह के कोई लिस्ट अगर बना सकते हो तो बना लीजिए आप, ठीक है। कह रहा है इन मेनी ऑफ दिस ट्रांजेक्शन गुड्स आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड विद द यूज ऑफ मनी। इन सारे ट्रांजेक्शन में अगर मैं देखूं तो जो गुड्स जो है खरीदे जा रहे हैं या बेचे जा रहे हैं, तो वो किसके लिए बेचे जा रहे हैं और किस तरह के चीज़ों के द्वारा, किस तरह के प्रैक्टिस के द्वारा बेचे जा रहे हैं। तो कह रहा है सोल्ड विद द यूज ऑफ मनी, यानी कि मनी का इस्तेमाल करके ये जो गुड्स हैं वो बेचे जा रहे हैं। इन सम ऑफ दीज ट्रांजेक्शन सर्विसेज आर बीइंग एक्सचेंज विथ मनी। और ये सारे ट्रांजेक्शन में अगर मैं देखूं तो क्या कह रहा है कि सम ऑफ दिस ट्रांजेक्शन, सारे ट्रांजेक्शन में अगर देखो तो सर्विसेज आर बीइंग एक्सचेंज विथ मनी। यहाँ पे अगर सर्विस की भी बात करूँ तो सर्विस भी क्या हो रहा है, एक्सचेंज करे जा रहे हैं, किसकी मदद से, तो मनी की मदद से। यानी कि पैसा है हमारे पास तो पैसे से हम गुड्स भी खरीद पा रहे हैं और सर्विसेज भी हम क्या ले पा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलो सर्विसेज की बात करें तो आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था इसी इकोनॉमिक्स में, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में अगर आप टर्शियरी सेक्टर की बात करें तो टर्शियरी सेक्टर को आपने सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना है, ठीक है, सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना है। और सर्विस सेक्टर में आपने देखा था, जैसे अगर मैं परचेजिंग सेलिंग की बेसिकली बात करूं तो ई कॉमर्स आपने पढ़ा है, और ई कॉमर्स में बेसिकली देखोगे तो ये एक सर्विस सेक्टर है, जहाँ से जैसे फ्लिपकार्ट हो गए और अदर जितने भी मतलब कि आप ऑनलाइन साइट्स है वो सारी चीज़ें आप देख पाते हैं। तो परचेजिंग सेलिंग करने के लिए आप एक बेस्ट ऑनलाइन साइट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं कि ये बेसिकली ये सर्विस सेक्टर है, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो सर्विस किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, तो अपने गुड्स को सेल तो करते ही करते हैं, दूसरे किसी प्रोड्यूसर्स के गुड्स को क्या करते हैं वो परचेज करते हैं या फिर अपने से कनेक्टिविटी बना के रखते हैं और कस्टमर तक इसको सेल करते हैं। सेल करने के साथ साथ इनका मुख्य जो सर्विस हो जाता है आपके घर तक, डोर स्टेप तक आपको ये गुड्स क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि ट्रांजेक्शन्स सर्विसेज आर बीइंग एक्सचेंज विद मनी। अब आगे देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि फॉर सम देयर माइट not be any actual transfer of money taking place now but a promise to pay money later। अब देखो एक चीज और यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है, समझिए जरा दोस्तों ध्यान से। कह रहा है फॉर सम देयर माइट नॉट बी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मनी टेकिंग प्लेस, ठीक है। जैसे हम मान के चलो कि कुछ समय में कुछ कंडीशन में ऐसे भी देखने को मिल सकता है कि वहाँ पे एक्चुअल मनी का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, टेकिंग प्लेस नाउ बट प्रॉमिस टू पे लेटर। लेकिन ये प्रॉमिस करी जा रही है कि चलो मैं अभी आपको पैसे नहीं दे रहा हूँ जो भी ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, लेकिन ये प्रॉमिस करी जा रही है कि आगे बाद में जो है वो पैसे आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। कह रहे हाउ यू एवर वंडर्ड वाई ट्रांजेक्शन आर मेड इन मनी। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि मनी को ही ट्रांजैक्शन के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, क्यों किया जाता है। द रीज़न इज सिंपल। इसका अगर मैं रीज़न देखूं, सॉल्यूशन ढूंढूं तो काफ़ी सिंपल है। अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन ईजिली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस दैट ही और सी माइट वांट। देखो क्या कह रहा है कि कोई भी पर्सन अगर उसके पास पैसा है तो दे कैन ईजिली एक्सचेंज इट फॉर एनी कॉमोडिटी, किसी भी कॉमोडिटी को वो आसानी से या किसी भी सर्विसेज को वो आसानी से एक्सचेंज कर सकता है जिसे वो चाहता है, मतलब जिसकी उसको ज़रूरत है। तो इस कॉमोडिटी को एक्सचेंज करने के लिए अगर उसके पास मान के चलो पैसा है, मनी है, तो किसी भी तरह के कॉमोडिटी को वो परचेज भी कर सकता है और किसी तरह के सर्विसेज को भी वो ले सकता है विद द हेल्प ऑफ द मनी। Thus, everyone prefers to receive payment in money and then exchange the money for things that they want। और इसीलिए कहा जाता है कि हर एक इंसान जो है वो प्रीफर करता है कि अगर उसको पेमेंट मिले तो किस रूप में मिले, मनी के रूप में मिले, एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर थिंग्स दैट दे वांट। और फिर उसी मनी का इस्तेमाल करके एक्सचेंज के रूप में वो क्या कर सके, मतलब एक्सचेंज प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए वो क्या कर सके, जो भी अगर उसे गुड्स की ज़रूरत है, जो भी वो थिंग्स चाहता है, तो उस थिंग्स को क्या कर सकेगा कि मनी से एक्सचेंज कर सकेगा। टेक द केस ऑफ अ शू मैन्युफैक्चरर। एक शू मैन्युफैक्चरर का एग्जाम्पल आपको कहा जा रहा है कि यहाँ आप ले सकते हो। ही वांट टू सेल शूज इन द मार्केट एंड बाई वीट। वो चाहता है कि मार्केट में वो शू बेच दे
और क्या खरीद ले, वीट खरीद ले, ठीक है। द शू मैन्युफैक्चरर विल फर्स्ट एक्सचेंज शूज दैट ही हैज़ प्रोड्यूस फॉर मनी। अभी देखो सबसे पहले उसको क्या ज़रूरत पड़ेगी कि सबसे पहले वो शूज़ को क्या करे, मार्केट में सेल कर दे। जैसे ही वो सेल करेगा उसके पास क्या आ जाएगा, मनी, और मनी आ जाएगा तो अगर उसको वीट की ज़रूरत है तो वीट क्या कर देगा, परचेज कर लेगा आसानी से। वो वीट को क्या कर देगा, वहाँ पे आसानी से क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है। तो उसके लिए उसको क्या ज़रूरत है, मनी की ज़रूरत है। इसीलिए कह रहा है कि उस प्रोड्यूसर्स को सबसे पहले अगर वो शूज़ को प्रोड्यूस करता है तो उस प्रोड्यूसर्स को सेल करना पड़ेगा, जिसमें वो मान के चलो कि मनी लगा के प्रोड्यूस करा है तो वो सेल करेगा तो उसको मनी मिलेगा, और मनी मिलेगा तो फिर उस मनी को एक्सचेंज के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। किस चीज़ के लिए, तो वीट के लिए। आप देख सकते हैं ना यहाँ पे कि वीट के लिए वो उस मनी को यूज कर सकता है। अगर तो सिंपल सा कहने का मतलब है क्या हुआ कि अगर उसको वीट खरीदना होगा तो अगर उसके पास पैसे होंगे तो वो आसानी से क्या कर सकता है, उस वीट को परचेज कर सकता है। अब देखो क्या कह रहा है, इमेजिन हाउ मच मोर, है ना, इमेजिन हाउ मच मोर डिफिकल्ट इट वुड बी इफ शू मैन्युफैक्चरर हैड टू डायरेक्टली एक्सचेंज शू फॉर वीट विदाउट द यूज ऑफ मनी। अब देखो कह रहा है कि सोच के देखो कि कितना डिफ़िकल्ट होगा कि अगर मान के चलो कि शूज़ मैन्युफैक्चरर है, उसने शू को मैन्युफैक्चर कर लिया और उसको पैसे वगैरह रुपए नहीं मिल रहे हैं, और उसको कह रहा है कि इसी शू का इस्तेमाल करो, है ना, इस्तेमाल करके, जैसे तुमको वीट की ज़रूरत थी तो इसी शू का इस्तेमाल करके वीट के साथ एक्सचेंज करो, है ना। जैसे आपको बोल दिया जाए, मान के चलो आपके पास जूता है और आपको वीट की ज़रूरत है, शू है आपके पास, आपको वीट की ज़रूरत है, तो मैं बोल दूं कि चलो एक काम करो दोस्त कि तुम इस जूते का एक्सचेंज वीट के साथ कर लो। तो अभी के समय तुम सोचोगे तो करे क्या बोल दिया गया मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब जूते को वीट के साथ कैसे एक्सचेंज करूँ। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तो आप क्या सोचेंगे, अरे मैं ये काम करता हूँ ना कि जूते को सेल कर देता हूँ मार्केट में, और सेल करने के बाद मुझे जो पैसा आएगा उससे मैं वीट खरीद लूँगा। इस तरह के एक्सचेंज प्रोसेस में क्यों इन्वॉल्व होने जाऊँ, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है कि सोच के देखिए कि कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आपको वीट की ज़रूरत है और आपके पास शूज़ है, तो उसको किस तरीके से आप एक्सचेंज करेंगे कि वीट भी आपके पास हो जाए और उस जूते का भी, शूज़ का भी इस्तेमाल हो जाए। He would have to look for a wheat growing farmer who not only wants to sell wheat but also wants to buy the shoes in exchange। अब देखो कह रहा है कि उसे वैसे एक फार्मर की ज़रूरत पड़ेगी जो वीट को प्रोड्यूस कर रहा है, और सिर्फ प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है, और उसे भी दूसरे कंडीशन में देखोगे कि चलो ठीक है वो वीट को प्रोड्यूस तो कर ले रहा है, लेकिन दूसरे कंडीशन में ये भी कह रहा है कि उसे शूज़ की ज़रूरत होनी चाहिए। एक ऐसे फार्मर्स को ढूंढना पड़ेगा, किसे, तो शूज़ मैन्युफैक्चरर को। जो शूज़ मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है ना, मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर है, उसको वीट की ज़रूरत थी ना दोस्तों। तो वीट की ज़रूरत थी तो वो एक ऐसे फार्मर को ढूंढेगा जो वीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो सिर्फ फार्मर को ढूंढने से ही नहीं काम चलेगा, उसे ये भी ढूंढना होगा कि जो फार्मर है जो वीट प्रोड्यूस कर रहा है उसको शूज़ की भी ज़रूरत है, तभी तो अपने शूज़ को देकर वो वीट ले पाएगा उस फार्मर से। आ रही है बात समझ में दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखो क्या कह रहा है आगे देखिए क्या कह रहा है, दैट इज बोथ पार्टीज हैव टू अग्री टू सेल एंड बाई ईच अदर कॉमोडिटीज। और यहाँ पे दोनों पार्टी को तैयार होना चाहिए, जैसे ए हो गया और बी हो है, तो ये एक्सचेंज प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए अगर एक परचेज करना चाहता है, ठीक है, और एक सेल करना चाहता है, यानी दोनों तैयार होना चाहिए, परचेज और सेल दोनों कंडीशन में। यानी कि ये परचेज करना चाहता है और तो ये सेल करना चाहता है, दोनों एक दूसरे के लिए तैयार होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आगे क्या कह रहा है, चलो, दिस इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अभी जो कंडीशन आपको समझाया गया ए और बी को लेकर, जैसे ए और बी हो गया, तो मान के चलो ये फार्मर था, इसके पास वीट है ना, और ये शू मैन्युफैक्चरर था, इसके पास क्या था, शूज़ था। अभी देखो ये शूज़ वाला चाहता है कि ये वीट ले ले, तो ये वीट वाले को भी ये कंडीशन होना चाहिए कि उसे भी शूज़ की ज़रूरत है, तभी आसानी से एक्सचेंज कर पाएंगे।
देख रहे हो ना, तभी एक्सचेंज प्रोसेस हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी जा रही है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स में। तो ये कंडीशन बता, मान के चलो एक एग्जांपल समझा रहे हैं तुमको, ए है और ये बी है ना, ये शूज़ मैन्युफैक्चरर था, है ना, एस लिख दे रहे हैं, और ये वीट था, वी डब्ल्यू लिख दे रहे हैं। कि अगर शूज़ वाला क्या रहा है, वीट के पास गया, इसको वीट की ज़रूरत है शूज वाले को, लेकिन वीट वाले को ये चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे वीट की नहीं, मुझे राइस की ज़रूरत है। मान के चलो वीट वाले को राइस की ज़रूरत है, तो ये तीसरे पर्सन को ढूंढेगा, सी। अब देखो, अगर एक के भी आपसे बात करोगे तो फिर ए शू वाला, अगर मान के चलो इसको भी वीट, इसके पास भी वीट है, तो ये ए फिर सी वाले के पास जाएगा, क्योंकि इसके साथ इसका एक्सचेंज नहीं हो पाया, क्योंकि इस वीट वाले को शूज़ की ज़रूरत नहीं थी, इसको राइस की ज़रूरत है। तो फिर ये सी वाले के पास जाएगा। अगर सी वाले को ऐसा लग रहा है कि हाँ इसे शूज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तभी जाके ये एक्सचेंज कंप्लीट हो पाएगा। यानी कि तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स में, कि पहला कि जो चीज़ें मुझे चाहिए वो उसके पास होना चाहिए, दूसरा उसकी भी अगर ज़रूरत, मतलब जो मेरे पास है उसको उसकी ज़रूरत होनी चाहिए। यानी कि शूज वाला, मान के चलो कि तुम शूज वाले हो, कोई वीट वाला है, तो तुम वीट वाले से गए बोलने के लिए कि मुझे वीट चाहिए, शूज के साथ एक्सचेंज कर लो, तो ये कंडीशन उसके साथ भी अप्लीकेबल होना चाहिए। पहला तो कंडीशन फुलफिल हुआ कि उसके पास वीट है, डबल कॉन्सिडेंस में पहला कॉन्सिडेंस। दूसरा कॉन्सिडेंस ये भी होना चाहिए कि वीट वाले को शूज़ की भी ज़रूरत होनी चाहिए, तभी तो एक दूसरे से वो आसानी से एक्सचेंज कर पाएंगे। तो अगर इस तरह के एक्सचेंज हो जाते हैं तो वो डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स में आ जाएंगे, ये जस्टिफाई कर जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कहता है, व्हाट अ पर्सन डिजायर्स टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेज टू बाई। देखो सेम चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है कि एक पर्सन क्या डिज़ायर करता है और फिर एक सेलर जो सेल करना चाहता है उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, वो क्या चाहता है, ये दोनों चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। इन अ बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। बार्टर सिस्टम एक ऐसा बार्टर सिस्टम है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। ये बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जहाँ पे गुड्स का एक्सचेंज गुड्स के लिए हुआ करता था, मनी के लिए नहीं। गुड्स का एक्सचेंज गुड्स के लिए हुआ करता था, ये मनी के लिए बिल्कुल भी यहाँ पे एक्सचेंज नहीं हुआ करता था। ठीक है, मनी दैट टाइम इंट्रोड्यूस ही नहीं थी। तो ये बार्टर सिस्टम के बारे में आपको बताने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है, कि डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट इज एन इसेंशियल फीचर। अब देखो बार्टर सिस्टम को कह रहा है कंप्लीट करने के लिए डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स जो थे, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स जो थे वो एक इनिशियल फैक्टर के रूप में वर्क करता था, इनिशियल फीचर के रूप में वर्क करता था। कि डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स है, अगर डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स फीचर कंप्लीट होता है वहाँ पे तो एक्सचेंज होगा, अगर नहीं होता है तो एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सचेंज करे जा रहे हैं वो विदाउट यूज ऑफ मनी करे जा रहे हैं। अभी मेरे पास पैसा रहता है तो ये सब चीज़ें करने की कभी ज़रूरत पड़ती क्या? मैं तुरंत दुकान पे जाता और मुझे वीट की ज़रूरत थी तो वीट परचेज़ करता, शूज़ की ज़रूरत रहती तो शूज़ परचेज़ करता हूँ, क्लोथ्स की ज़रूरत है तो क्लोथ्स वगैरह परचेज़ कर लेते हैं। जितनी चीज़ें की भी ज़रूरत होती है हमें पता है कि मनी मेरे पास है और मनी का इस्तेमाल करके हम आसानी से उसको क्या कर देते हैं, परचेज़ कर लेते हैं। चलिए आइए आगे पढ़ते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट, इन एनी इकोनॉमी वेयर मनी इज इन यूज, money by providing the crucial intermediate step estimates the need for double coincidence of wants. It is no longer necessary for the shoe manufacturer to look for the farmer who will buy his shoes and the same time sell him wheat. ठीक है, अभी देखो चीज़ें क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करो। कि कह रहा है कि मान के चलो कि अगर मनी यूज में रहता, मनी रहता, तो हम किसी भी चीज़ को परचेज करने के लिए मनी को एज अ इंटरमीडियरी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो फिर क्या होता कि शूज़ मैन्युफैक्चरर को जो है वो किसी भी फार्मर के पास दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वीट फार्मर के पास उसे दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मेरे पास शूज़ है, आप शूज़ ले लो और मुझे वीट दे दो। अगर मनी रहता तो क्या करता शूज़ मैन्युफैक्चरर, डायरेक्ट शूज़ को क्या करता, मार्केट में सेल कर देता। क्या कर देता दोस्तों, मार्केट में ले जाकर क्या कर देता, उसे सेल कर देता, और सेल करने से उसे क्या मिलता, मनी। जैसे आज होता है ना, मनी मिलता, और मनी मिलता तो वो वीट को क्या कर लेता, आसानी से परचेज कर लेता।
फिर उसे डबल कॉन्फिडेंस वांट्स के जैसे थिंग्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, फीचर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब आगे देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, ऑल ही हैज़ टू डू इज़ फाइंड अ बायर फॉर हिज शूज़। ठीक है, अभी क्या करता है उसमें, मान के चलो आसानी से अगर मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करा जाता तो वो बायर्स ढूंढता, वैसे बायर्स को जो उसके शूज़ को परचेज कर ले, और जैसे ही उसके शूज़ को परचेज कर लेता तो आसानी से क्या होता, वो पैसे लेकर वीट को खरीद लेता। Once he has exchanged his shoes for money, he can purchase wheat or any other commodity in the market। देखिए सेम चीज़ें लिख दी कि अगर एक बार उसका शू जो बिक जाता है, कोई कस्टमर उसका परचेज कर लेता तो उसके पास क्या आ जाता, पैसे आ जाते हैं, मनी आ जाता। और मनी से फिर क्या कर देता, वो वीट अगर चाहिए तो वीट खरीदता, या मार्केट से जो कमोडिटी की उसको ज़रूरत है वो कमोडिटी क्या कर देता, आसानी से वो परचेज कर लेता। इट्स वेरी सिंपल, वो आसानी से क्या कर लेता, उसको परचेज कर लेता। अब देखिए दोस्तों आगे क्या कह रहा है, सिंस मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज ऑफ प्रोसेस, और इसीलिए हम देख पाते हैं कि मनी जो है एज अ इंटरमीडिएट या फिर इंटरमीडियरी, वो मनी क्या करता है, रोल प्ले करता है किसी भी एक्सचेंज प्रोसेस में, और इसी को हम लोग कहते हैं इट इज़ कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहीं भी अगर आपको देखने को मिले तो वो क्या आ जाएगा, मनी। क्या लिखेंगे दोस्तों, मनी, क्योंकि मनी को ही एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। मनी का इस्तेमाल हम जैसे करते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो उसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास पैसा आता है तो मार्केट में, जैसे भी थोड़ी देर पहले बताया कि मार्केट में जितने भी गुड्स हैं, कमोडिटीज़ हैं, वो मौजूद हैं। हम मार्केट जाते हैं, पैसा देते हैं और इसको गुड्स को या कमोडिटीज़ को क्या कर देते हैं, परचेज करके हम अपने घर पे लेकर चले आते हैं। तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही, ये पहला क्लास था इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे करेंसी, डिपॉजिट्स इन बैंक्स। ठीक है दोस्तों, और फिर आगे जो भी चेक पेमेंट सिस्टम आप देख पा रहे हैं, चेक पेमेंट सिस्टम के बाद लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक पढ़ेंगे, उसके बाद बैंक के सारे एक्टिविटीज़ के बारे में समझेंगे, उसके बाद 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, फॉर्मल ये चीज़ें आपको कहानी के द्वारा पढ़ाई जाएगी, स्टोरी के द्वारा। फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे टर्म्स ऑफ क्रेडिट, जिसमें कोलेटरल टर्म्स को आप समझेंगे। उसके बाद कुछ हाउस लोन के बारे में आपको बताई जाएगी। फिर उसके बाद वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट, ये खुद से भी आप पढ़ सकते हैं, पढ़ा दी जाएगी आपको। ठीक है, उसके बाद फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया एंड इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया आप पढ़ेंगे, जिसमें आपको कंपैरिजन भी दिखाया जाएगा रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ के बारे में। और एट लास्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर, सेल्फ हेल्प ग्रुप पढ़ लेंगे आप तो ये चैप्टर हो जाएगा आपका कंप्लीट। तो महज 2 से 3 क्लासेज में ये जो चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कंप्लीट सिलेबस मैं 1 by 1 विथ एग्जाम्पल आपको अच्छी तरीके से समझाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।